आज जिस केस के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो केस पूरे रशिया में दो चीजों के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। एक इसकी ब्रुटैलिटी, एब्सोल्यूट हॉरिबल। दूसरा वो नशा जो वहां की पुलिस वालों ने पूरे 4 घंटों के लिए सूंघा हुआ था। बट मैं भी जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने कौन सा नशा सूखा हुआ है, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अब आपके ऊपर है। नशे से बाहर आकर इस वीडियो को लाइक कर दें, दोबारा से 20 लाइक्स का एम रख रहे हैं, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। 13 जनवरी 2021 के दिन रशिया के कोमरोव इलाके में 23 साल की वेरा पोक्तलव नाम की एक लड़की अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में अपने रूममेट के साथ बेड पर बैठकर उसको समझा रही थी कि मेरे पास उसका फ़ोन आ चुका है और अब मुझे मेरा सामान लेने जाना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात उसकी रूममेट ने सुनी, उसको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसका मन नहीं था कि यार वियरा को भेजने का कि वो जाकर सामान लेकर आए। असल में वियरा का बहुत सारा सामान जिसके साथ वो पहले रहा करती थी उसमें छूट चुका था, और जब वो वापस वहाँ से आकर हॉस्टल रूम में शिफ्ट हुई थी तब वो बहुत थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, और उसने काफ़ी बार जहाँ वो पहले रहा करती थी उसके पास फ़ोन कर करके कहा था कि मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे मेरा सामान दे दो, मैं लेने आ जाती हूँ। बट वो साथ उसके रह रहा था, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी तुम्हारा सामान नहीं दूंगा, या फिर जब मुझे टाइम होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम आकर अपना सामान ले जाना। सो फाइनली 12 जनवरी 2021 के दिन वेरा के पास वो फ़ोन आ चुका था कि तुम अपना सामान लेने यहाँ आ सकते हो वापस। और जैसे ही ये बात वेरा ने अपने उस रूममेट को बताई तो रूममेट ने मना किया कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम वहाँ सामान लेने के लिए मत जाओ, कोई खास ज़रूरी सामान भी नहीं है, ऐसे ही है तो बाहर से खरीद लेंगे, कुछ ज़रूरत हुई तो हमें। बट वेरा ने कहा कि नहीं, मुझे मेरा सामान लेने जाना पड़ेगा। असल में वेरा का जन्म इसी कोमरोव इलाके में ऑक्साना और रिचर्ड नाम के माता पिता के घर पे हुआ। बट जैसे ही वेरा पैदा हुई उसके बाद ऑक्साना और रिचर्ड दोनों सेपरेट हो चुके थे। बट इन दोनों का प्यार वेरा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गहरा। ये दोनों सेपरेट होने के बाद भी बेशक वेरा की कस्टडी उसकी माँ ऑक्साना के पास थी, बट रिचर्ड दूसरी तरफ से अपना पूरा सपोर्ट कर रहा था कि किसी तरीके से वेरा को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। बल्कि यहाँ ऑक्साना ने दूसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन फिर भी रिचर्ड अपनी तरफ से पैसे वगैरह भेजता। कंटिन्यूअसली वो वेरा से मिलने के लिए आता कि अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो। धीरे धीरे ऑक्साना की कस्टडी में रहते हुए वेरा ने अपनी स्कूलिंग पूरी करी और हायर स्टडीज़ के लिए यहीं कोमरोव की एक यूनिवर्सिटी में वेरा ने एडमिशन भी ले लिया, और अब उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। बट यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सन 2019 में वेरा को एक व्लाड नाम का एक लड़का मिला, और जैसे इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा यूनिवर्सिटी में, दोनों के साथ लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। जल्दी ही व्लाड और वेरा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। बट डेट करते अभी कुछ ही टाइम बीता था कि व्लाड ने वेरा को ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम यहाँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकलकर बाहर कहीं अपना कोई फ्लैट वगैरह ले लें, वहाँ आराम से रहेंगे, लिव इन में रहेंगे, और इससे हमारी ज़िंदगी और अच्छी बन पाएगी, हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये आइडिया वेरा को भी बहुत पसंद आया। इन लोगों ने पास ही के इलाके में इस फ्लैट नंबर 738 को रेंट पर लिया। अब ये दोनों लोग इसके अंदर शिफ्ट तो हो चुके थे, बट यहाँ दिक्कत ये थी कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद वेरा ने अपने माता पिता को फ्लैट के बारे में बताया कि मैं इस लड़के के साथ इस कमरे में रह रही हूँ, इस फ्लैट में रह रही हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे चलकर शादी भी करने वाले हैं। बट जैसे ये बात ऑक्साना और रिचर्ड ने सुनी तो उनको लगा कि एक बार हमें लड़के से मिलना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए कि आखिर ये हमारी लड़की के लिए परफेक्ट है भी या नहीं। तो जल्दी ऑक्साना और रिचर्ड यहाँ इस फ्लैट नंबर 738 के ऊपर आए और यहाँ आकर व्लाड से भी मिले, अपनी बेटी वेरा से भी मिले, दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश। बट यहाँ से बाहर निकलते ही ऑक्साना ने वेरा को कॉल करके बोल दिया कि नहीं, ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ सेफ रहोगी। बट दोबारा से वेरा ने अपनी माँ को कंपेल करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ रिचर्ड ने भी वेरा को कॉल करके समझाया कि नहीं, मुझे ये लड़का समझ में नहीं आया, ये बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था जब हम आए थे। बट दोबारा से वेरा ने अपने पिता को कंपेल करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं और ये हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है। अब यहाँ व्लाड और वेरा को रहते हुए इस फ्लैट के अंदर तकरीबन 3 से 3.5 महीने ही बीते थे, और यहाँ व्लाड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने इस फ्लैट का रेंट देना क्लियर कट मना कर दिया वेरा को कि नहीं, मैं कोई पैसा वैसा नहीं कमाता और ना ही मैं अपने माता पिता से पैसे मंगवा सकता हूँ इसका रेंट वगैरह देने के लिए। बल्कि वेरा ने खुद अपने माता पिता से पैसे मंगवा कर इसका किराया दिया। इनफैक्ट कुछ ही टाइम बाद व्लाड ने इस घर के कामकाज को भी करना बंद कर दिया। कोई भी छोटे मोटे काम थे जैसे साफ सफाई करना, कुछ खाना वाना बनाना, वो क्लियर कट उसने मना कर दिया, जो कि ऑब्वियसली वेरा को भी बहुत अजीब लगा। लेकिन ये बात उसने अपने माता पिता के साथ भी डिस्कस करी कि ना तो वो रेंट दे रहा है, ना ही वो मेरे कोई हेल्प कर रहा है किसी भी काम के अंदर। तो उसके माता पिता ने कहा कि हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि लड़का हमें कुछ ठीक नहीं लगा, इससे जितने जल्दी हो सके तुम दूरी बनाकर रख लो। बट अगेन वेरा को ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो किसी तरीके से व्लाड को
इसको अंदर से चेंज कर सकती है, वो इसको बदल सकती है, वो जैसा पहले था वैसा ही वो इसको दोबारा बना सकती है। ये बात बोलकर उसने अपने माता पिता को कॉल पर समझा दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। बट यहाँ दिक्कत ये हुई कि आने वाले टाइम में बजाय व्लाड को सुधरने के, व्लाड ने सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़ दिया। कुछ भी वो काम धंधा नहीं करता, ना ही कोई पैसे वगैरह मंगवाता अपने घर से या फिर खुद कुछ कमाता। वो जस्ट पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका था वेरा के ऊपर कि वेरा अपने माता पिता से पैसे मंगवाएगी तभी उसका घर चलेगा, या फिर उसका कुछ जो नशे पते वो करता है, दारू वगैरह पीता है, उसका सारा कुछ खर्चा वेरा खुद उठाएगी। वेरा को भी अब ये फील होने लगा कि ऑब्वियसली ये व्लाड उसको यूज कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, वो उसको जस्ट डैमेज कर रहा है हर तरीके से। और ये बात जैसे ही वेरा को समझ में आई, उसने बोलना शुरू कर दिया व्लाड को कि देखो, तुम्हें अगर करना हो तो काम धंधा कुछ कर लो, वरना मैं फ्लैट छोड़कर वापस अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाकर रहने लगूंगा। अब ये बात व्लाड को बहुत अजीब लगी। व्लाड को ये डर था कि अगर वेरा उसे छोड़कर चली गई तो उसका खर्चा कौन भुगतेगा, कौन उसको पाले, कौन उसके लिए खाना वाना बनाएगा, और उसको दारू कौन पिलाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो रहेगा कहाँ पर, क्योंकि उसने भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ दिया था। बट अब वेरा को कुछ ना कुछ तो करना था यहाँ से निकलने के लिए। व्लाड ने अब फोन कर करके वेरा के भाई स्टेनिस्लैव को धमकाना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो मुझे छोड़कर जाने के बाद मुझे ना बोले, क्योंकि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अगर वो मुझे छोड़कर गई तो ना सिर्फ तुम बल्कि उसको बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। अब ये बात जैसे ही स्टेनिस्लैव ने सुनी, उसने तुरंत अपनी बहन को फोन किया और बताया कि ये व्लाड मुझे ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है। वेरा ने सारा कुछ अपने भाई स्टेनिस्लैव के आगे बताया कि वो उसके साथ क्या कुछ कर रहा है इतने टाइम से, वो उसको यूज कर रहा है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली और फिजिकली, तीनों तरीके से, और अब मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना है। बदकिस्मती से उस टाइम पर अगर स्टेनिस्लैव ने कोई एक्शन ले लिया होता तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। बट स्टेनिस्लैव ने उस कॉल को वहीं ये बात करके इग्नोर कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर कोई फॉलोअप भी नहीं लिया, और टाइम ऐसे ही निकलता रहा। 2020 का टाइम आ चुका था और 2020 में मजबूरन अब वेरा को हद हो चुकी थी। वेरा के सर से ऊपर पानी जा चुका था और अब वेरा को यहाँ से निकलना था, इस फ्लैट को यहीं पर छोड़कर। उसने जल्दी जल्दी में अपने सामान पैक किया और जस्ट थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो जस्ट एक बैग में डाली और व्लाड को टाटा गुड बाय करके वापस अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। अपनी रूममेट के साथ वो आराम से रहने लगी और रूममेट को उसने सब कुछ बताया कि मैंने उसके साथ इतने टाइम में क्या क्या कुछ किया, वो कैसे मुझे ट्रॉमेटाइज कर रहा था, मुझे यूज़ कर रहा था। तो उसकी रूममेट को अच्छे से आइडिया लग चुका था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वेरा ने यहाँ शिफ्ट होने के काफ़ी टाइम बाद से दोबारा से कॉल करने शुरू कर दिए व्लाड के पास, क्योंकि व्लाड अभी भी उसी फ्लैट में रह रहा था। और ना सिर्फ वो उस फ्लैट में रह रहा था बल्कि व्लाड वेरा के माता पिता को फ़ोन करता हर महीने कि आप मुझे पैसा भेजो ताकि मैं यहाँ पर रेंट पे कर सकूँ। और सोचकर देखिए, आप वेरा के माता पिता व्लाड को पैसा भेज भी रहे थे ताकि वो इस फ्लैट का रेंट पे कर सके। मुझे नहीं पता क्यों भेज रहे थे, बट वो भेज रहे थे। खैर, दूसरी तरफ वेरा का बहुत सारा सामान अभी भी इस फ्लैट के अंदर पड़ा हुआ था और वो सारा सामान वेरा को चाहिए भी था। उसने काफ़ी बार अपनी रूममेट के साथ भी डिस्कस किया कि मुझे वो सामान चाहिए, मैं किस तरीके से लूँ। तो उसकी रूममेट ने कहा कि तुम व्लाड को फ़ोन करो कि वो सारा सामान तुम्हारा पैक करके यहाँ उसे देकर जाए, या फिर किसी दिन अगर हमें टाइम मिला तो हम खुद जाकर किसी गाड़ी में लोड करवा कर वो सारा सामान ले आएंगे। अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। व्लाड को फ़ोन करना शुरू कर दिया वेरा ने कि मेरा सामान पड़ा है तुम्हारे पास, तुम सारा सामान उसको पैक करके रख दो, मैं कुछ टाइम बाद आऊँगी, या फिर तुम मुझे बता देना, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम उस सामान को मेरे तक पहुँचा देना। व्लाड ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन ऐसे ही निकलते रहे। ये व्लाड वेरा को गोलियाँ देता रहा कि आज आ जाना, कल आ जाना, या फिर कभी और आ जाना, मैं खुद दे जाऊँगा, ऐसे ऐसे गोलियाँ देता रहा। फाइनली दिन आ चुका था 12 जनवरी 2021 का, जब खुद व्लाड का फ़ोन आया वेरा के पास कि तुम्हारा सामान मैंने सारा कुछ पैक कर दिया है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह लेकर आ सकती हो और अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो। अब जैसे ही बात वेरा ने अपनी रूममेट को बताई कि मेरे पास व्लाड का फ़ोन आया था और वो मुझे अपने घर पर बुला रहा है अपना सामान वगैरह लेने के लिए सारा, तो क्यों ना मैं जाकर आज ये ले आऊँ सामान। बट व्लाड ने कहा था कि आज 12 तारीख है, तुम कल आ जाना, कल किसी भी टाइम आ जाना, मैं तुम्हें यहीं फ्लैट पर ही मिलूंगा। तो वेरा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं 13 तारीख को आ जाऊंगी। उसकी रूममेट ने भी कहा ठीक है, तुम अपना सामान जाकर ले आओ और यहाँ पर आराम से शिफ्ट हो सकती हो अच्छे तरीके से। 13 जनवरी 2021 का दिन आ चुका था। दोपहर के टाइम पर वेरा एक कैब करके उसी फ्लैट नंबर 738 में गई। दरवाजा खटखटाया, सामने से व्लाड ने दरवाजा खोला। वेरा अंदर आई, दरवाजा वापस बंद किया और दोनों जाकर सोफे के ऊपर बैठ चुके थे। वेरा अब जल्दी में थी क्योंकि उसको अब गाड़ी भी बुलानी थी, अपना सारा सामान लोड करवाना था और वापस यूनिवर्सिटी हॉस्टल में उसको शिफ्ट करवाना था।
अब जैसे ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तभी ब्लैड ने कहा कि क्यों ना तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ, ये सामान तुम कल ले जाना, मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलूंगा ये सामान छुड़वाने के लिए। बट वियरा ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। बट दोबारा से ब्लैड ने उसके सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि प्लीज़ आज की रात हम थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, हमारे जो पुराने मोमेंट्स हैं उन मोमेंट्स को रिकॉल करते हैं, हमारी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी, हम उनको रिकॉल करके दारू वगैरह पियेंगे और एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल तुम अपना सामान ले जाना किसी भी हालत में। और ये बात बोलकर ब्लैड ने साइड में रखी उस बॉटल को उठाया, 2 ग्लास उठाए, सामने वाली टेबल पर ग्लास रख के दोनों में दारू डाली, पानी डाला। अब दोनों ये पैग मारने वाले थे। पैग मारते मारते पुरानी बातें याद करते करते ब्लैड ने वियरा को बोलना शुरू कर दिया कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट अब मुझे पता है कि तुम किसी और लड़के को डेट कर रही हो, तभी भी तुम मुझे यहाँ से छोड़कर चली गई और हो सकता है तुम जल्दी उस लड़के के साथ भी शिफ्ट हो जाओ। बट ये बात सुनते ही ऑब्वियसली वियरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकली है और उसको कोई जल्दी नहीं है दूसरे रिलेशनशिप में आने की। उसने साफ मना कर दिया ब्लैड को कि नहीं, मैं किसी और लड़के को डेट नहीं कर रही हूँ और मैं अगर करूँगी तो मैं तो ज़रूर बता दूंगी। अभी जस्ट मैं यहाँ से ये दारू वगैरह पीकर अपना सामान लेकर सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ, मैं इन बातों को तुम्हारे साथ डिस्कस करने नहीं आई। असल में अगले दिन यानी कि 13 जनवरी 2021 को वियरा का यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एग्ज़ाम होने वाला था और उसने उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने एक दोस्त को 6 बजे यहाँ इस फ्लैट के ऊपर आने के लिए कहा था, ताकि जल्दी से जल्दी वो सामान लेकर यहाँ से निकल जाए और अपने एग्ज़ाम की जाकर तैयारी कर सके। सो वियरा को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, उसको कोई ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करना व्लैड के साथ, ना ही उसको कोई साफ़ सफाई वगैरह देनी, उसको जस्ट अपना सामान लेकर यहाँ से निकलना था। वियरा ने शाम के 5:30 बजे अपने उस दोस्त को मैसेज करना शुरू किया, वॉइस मैसेजेस उसने बहुत सारे भेजे अपने दोस्त को, जिसमें वो बोल रही थी कि तकरीबन 6 बजे के आसपास तुम इस फ्लैट पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाना, मैं सामान लेकर नीचे मिलूंगी। ये मैसेज भेजने के बाद उसके तुरंत बाद एक और मैसेज वियरा की तरफ से उस दोस्त को गया, जिसके अंदर पीछे से ये ब्लैड उसके साथ लड़ता हुआ उसकी आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी उस मैसेज में, और वो बोल रहा था कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली, जबकि उसके पलट में उसका रिप्लाई दे रही थी वियरा कि नहीं, मुझे अभी जाना है, मुझे यहाँ से तुम मत रोकना। अब जबकि तीसरे वॉइस मैसेज में वियरा ने बहुत ही चुपके से, बहुत ही क्वाइटली जस्ट मैसेज में यही बोला कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये मैसेज ऐसा था जैसे वो छुपा कर व्लैड से किसी तरीके से अपना फ़ोन छुपा कर और ये वॉइस मैसेज भेज रही है उस दोस्त को। इस चुपके से भेजे गए मैसेज के बाद एक और चौथा वॉइस मैसेज भेजे गया, जिसके अंदर व्लैड और वियरा दोनों बहुत गंदी तरीके से लड़ रहे थे आपस में, और ये वॉइस मैसेज उस दोस्त के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद मुझे लगता है कि इन सभी मैसेजेस के भेजने के बाद ही असल भसड़ इस कमरे के अंदर शुरू हुई होगी। इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी थी। तकरीबन शाम के 7:15 बज चुके थे। उसका दोस्त अभी तक वो गाड़ी लेकर नहीं आया नीचे ताकि वो सामान लेकर जा सके, बट 7:15 पर एक और वॉइस मैसेज वियरा के फ़ोन से उस दोस्त के पास भेजा गया, और ये मैसेज वियरा की तरफ से नहीं बल्कि व्लैड की तरफ से भेजा गया था। और ये व्लैड क्लियर कट बोल रहा था उस मैसेज में कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हम दोनों अपने बीच में जो भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इसलिए तुम प्लीज़ अभी बिल्कुल भी मत आना, अगर तुमको सामान चाहिए हो तुम कल आ जाना, मैं खुद तुम्हारी गाड़ी के अंदर वो लोड करवा दूंगा, अभी हम दोनों को अकेला छोड़ दो, बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना। यहाँ दिक्कत ये हुई कि जिस फ्रेंड के पास ये मैसेजेस भेजे गए थे, वो लास्ट मैसेज जैसे ही व्लैड ने भेजा, उसको लगा कि एक्चुअल में दोनों अपने बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इन दोनों के बीच में टांग नहीं अड़ानी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गया अपनी गाड़ी लेकर। बट रात के 3 बज चुके थे, यानी कि अगला दिन आ चुका था, 13 जनवरी 2021 का दिन आ चुका था। रात के 3 बजे इस कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, और इन आवाज़ों को सुनकर जो आसपास के और भी फ्लैट्स थे, उन फ्लैट्स के अंदर जो आदमी रह रहे थे, जो भी परिवार रह रहे थे, वो सभी निकलकर 738 नंबर इस फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो गए और सुनने लगे कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। बाहर खड़े उन लोगों ने जैसे ही अंदर से बहुत ज़ोर से वियरा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, उन सभी को लगा कि अंदर कुछ बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। उन्होंने बहुत ज़ोर से वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, बट अंदर से किसी ने भी वो दरवाज़ा नहीं खोला। तो थक हार कर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास पहली कॉल पुलिस वालों के पास की गई, जिसमें उस पड़ोसी ने समझाया कि यहाँ इस दरवाजे से बहुत गंदी आवाज़ें आ रही हैं, किसी को अंदर मारा पीटा जा रहा है, आप प्लीज़ आकर यहाँ मैटर संभाल लीजिए। जिसके बाद तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक दूसरे पड़ोसी ने पुलिस वालों को कॉल किया, जिसमें समझाया कि एक लड़की अंदर से बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, लेकिन हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ये 738 का जो मेन डोर है वो पूरे तरीके से लोहे का बना हुआ है, बहुत मजबूत है, और उसको तोड़कर हम अंदर जा भी नहीं सकते, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ पर अपने पुलिस वालों को भेजिएगा और मैटर को संभालिए।
असल में इस फ्लैट का कोई प्लान नहीं था कि वो व्यारा को अपने पास बुलाए और उसको सामान देकर जस्ट यहाँ से नॉर्मली विदा कर दे। नहीं, उसने बहुत तगड़ा प्लान बना रखा था व्यारा को यहाँ पर बुलाने का और उसको नशे में भुंड करने का, क्योंकि इसने बहुत सारा स्टॉक ना सिर्फ दारू का बल्कि बियर का और इसके अलावा और भी जो सूखे नशे थे उन सभी माल वगैरह का स्टॉक अपने पास रखा हुआ था। उसका पूरा फुल प्रूफ प्लान था कि वो किसी तरीके से व्यारा को नशे में भुंड करके उसको दोबारा से जीत लेगा और उसको दोबारा से इसी फ्लैट के अंदर शिफ्ट करवा लेगा ताकि उसका खर्चा पानी चलता है, उसको जिंदगी में पैसों की दिक्कत ना पड़े। बट दारू पीते पीते बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, इन दोनों की तूतू में छिड़ चुकी थी और तकरीबन 8 बजे के आसपास इस व्लाड ने व्यारा को टॉर्चर करना शुरू किया। सबसे पहले वो छोटी मोटी हाथापाई थी जो कि एक दूसरे में आपस से कर रहे थे, बट उसके बाद इस व्लाड ने व्यारा को बाल पकड़ के उसके मुंह पर लाते ही लात नीचे बिठाकर उसके मुंह पे लाते ही लात मारनी शुरू कर दी और बेचारी व्यारा का सिर पीछे जा जाकर कभी किसी दरवाजे पर लगता, कभी किसी सोफा वगैरह की टेबल पर लगता। इन सब से वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस तो हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत होश था क्योंकि उसको यहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाना था। व्यारा को अनकॉन्शियस करने के बाद इस व्लाड ने अपने कपड़े उतारे, व्यारा के कपड़े उतारे और व्यारा के साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, जबकि वो उस टाइम पर अपने कॉन्शियस स्टेट के अंदर नहीं थी। वो पहले नशे में थी और दूसरा उसके शरीर के ऊपर चोट लगी थी जिससे उसको कुछ भी ध्यान नहीं था, बट जो उसको दर्द हो रहा था उस दर्द की वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब यहाँ असली दिक्कत शुरू हुई। इस फ्लैट को चूंकि ये चिल्लाने की आवाज़ें इस फ्लैट से बाहर जा रही थी, आसपास के पड़ोसी इसे सुन रहे थे और जब इन पड़ोसियों ने पुलिस वालों के पास कॉल करना शुरू किया, उस टाइम पर कॉल पर पीछे से पुलिस वाले खुद व्यारा की चिल्लाहट को सुन पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लिटरली 3 बजे के आसपास व्यारा इस फ्लैट के अंदर बिल्कुल उसके पास लेटी हुई थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि कोई किसी तरीके से इस दरवाजे को खोल दे और उसको यहाँ से बचा ले। व्लाड ने बहुत डरते डरते व्यारा को उस गेट से दूर खींचना शुरू किया ताकि वो उसको अंदर ला सके और उसकी आवाज़ें बाहर तक ना जा सके, और उसको चुप करवाने के लिए वो बार बार उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, उसको दबाता ताकि उसकी आवाज़ें ना निकल पाएं। बट फिर भी व्यारा किसी तरीके से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और अब फाइनली व्यारा को चुप करवाने के लिए वो अपने किचन से, जो उसी फ्लैट की किचन थी, उस किचन में गया, वहाँ से चाकू उठाकर लाया और दोबारा से आकर व्यारा के ऊपर बैठकर उसके छाती में 5 बार चाकू घोंपे। बट मिरेकली अभी भी व्यारा पूरे तरीके से कॉन्शियस थी और वो जिंदा थी। 3.5 घंटे बीत चुके थे पहली कॉल किए हुए, मतलब कि सुबह के 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और अभी भी भयंकर चिल्लाहटें अंदर से आ रही थी। जो भी लोग बाहर खड़े थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन लोगों ने टोटल 7 कॉल्स करी पुलिस वालों को कि आप प्लीज़ आ जाओ, यहाँ मैटर को संभाल लो। बट पुलिस वाले क्यों नहीं आए इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। बट यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा और व्यारा अभी भी बहुत भयंकर रूप से चिल्ला रही थी और 6:30 बजे के आसपास व्यारा की सारी चीखें, सब कुछ शांत हो चुका था और अब फाइनली व्लाड की आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत जोर जोर से माफ़ी मांग रहा था कि व्यारा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर दरवाजे के साइड में रखी हुई एक बहुत बड़ी लोहे की रॉड उसने उठाई और सीधा व्यारा के सिर में पीछे की तरफ देकर मारी। और ये हमला इतना ज़्यादा भयंकर था कि एक ही बार में बेचारी व्यारा के स्कल, व्यारा का जो खोपड़ी थी वो अंदर से चकनाचूर हो चुकी थी, उसका दिमाग फटकर बाहर आ चुका था। बट ये व्लाड अभी भी नहीं रुका। इसको लग रहा था कि व्यारा दोबारा से चिल्लाने लगेगी, लेकिन अब फाइनली उसको पूरे तरीके से चुप कराने के लिए उसने अपने लैंडलाइन की तार को निकाला और उस तार को बेचारी नीचे पड़ी व्यारा, जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ थी, उस व्यारा के चेहरे को पीछे से उठाया और उसके चारों तरफ वो फोन की तार बांधकर उसको इतनी जोर लगाकर खींचा। सोचकर देखिए कि ये तार खींचते टाइम अंदर से कुछ स्किन को चीरने जैसी आवाज़ें आई थी। पुलिस वाले अभी भी मौके पर नहीं आए और फाइनली जो ये पड़ोसी थे, यही कहीं से कोई वो बहुत बड़ी लोहे की ये राड सी ढूंढ के लेके आया, आगे से वो पैनी सी थी। इससे वो गेट को तोड़ना चाह रहे थे क्योंकि वो पुलिस वालों के भरोसे अब नहीं रह सकते। व्यारा को बाहर भी निकालना था, सुबह भी हो चुकी थी, दुकानें खुल चुकी थी। एक दुकान से वो बड़ी सारी रॉड खरीद कर लेकर आए और इन सभी लोगों ने मिलकर बारी बारी से इस गेट को तोड़ना शुरू किया। और एक बहुत लंबे टाइम बाद इस दरवाजे से लड़ने के बाद, क्योंकि ये दरवाज़ा लोहे का था, इसको तोड़ने में टाइम लगने वाला था, फाइनली इस दरवाजे को तोड़ने के बाद जैसे ये लोग अंदर घुसे, अंदर का हाल देखकर हर कोई हैरान था। खून ना सिर्फ फर्श पर था बल्कि कमरे की हर दीवारों पर, ना सिर्फ दीवारों पर बल्कि कमरे की छत पर भी खून ही खून लगा हुआ था। और दरवाजे के खुलते ही 3 कदम अंदर चलने के बाद नीचे बेचारी व्यारा की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं। भयंकर हालत में उसको टॉर्चर किया गया था और जब इन लोगों ने व्लाड को ढूंढा तो व्लाड इस फ्लैट के बाथरूम में, वो भी अधनंगा, दारू के नशे में भंड बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। व्लाड के हाथ में अभी भी वो चक्कू जिससे उसने पहली बार वार किया था वीरा के ऊपर उसको चुप करवाने के लिए, वो हाथ में चक्कू अभी भी पकड़कर वो बाथरूम में लेटा हुआ था।
खैर लोगों ने व्लेड को पकड़ा और पूरे बिल्डिंग के अंदर हो हल्ला मच चुका था कि वीरा के साथ ये सब कुछ हुआ है, बहुत तगड़ा मर्डर हुआ है। वीरा की बॉडी को कब्जे में लेने के बाद फाइनली दोबारा से पड़ोसियों ने पुलिस वालों को फोन किया कि बाबूजी अब तो आ जाओ, अब तो यहाँ पर सारा मामला भी निपट चुका है, अब तो हम आपको कह नहीं रहे कि यहाँ पर आकर वीरा को आप बचा लो, अब उसकी बॉडी को तो अपने कब्जे में ले लो। और फाइनली पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, तुरंत वीरा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया। और जैसे ही डॉक्टर्स ने पहली बार वीरा की लाश को देखा, उनको समझ भी नहीं आया कि कहां से शरीर में चीर-फाड़ करें, क्योंकि पूरे शरीर में पहले से चीलें हो चुकी थी। इस ऑटोप्सी के अंदर डॉक्टर्स ने लिखा कि इस लड़की को एक बार नहीं बल्कि 3 बार मारा गया है। इसकी एक बार नहीं बल्कि 3 बार जान ली गई है। जी हाँ, वीरा एक बार नहीं बल्कि 3 बार मरी। पहली बार जब उसको चाकू मारे गए थे और यहाँ जब डॉक्टर्स ने उसके शरीर में लगे हुए चाकू की संख्या गिनी तो हर कोई हैरान था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि वीरा के शरीर में टोटल 106 बार 11 सेंटीमीटर से भी लंबे लंबे चाकू मारे गए थे। पूरा शरीर छलनी बन चुका था। अब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर बेचारी वीरा क्यों चिल्ला रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। इनफैक्ट मौत तो यहाँ पर उसकी तभी हो चुकी थी, सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए इस ब्लेड ने बेचारी वीरा के सिर पर पीछे से ऐसा वार किया कि उसका पूरा का पूरा सिर पीछे से खुलकर फट चुका था और उसका दिमाग बाहर की तरफ लटक रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर भी वो शांत नहीं हुआ, उसको लग रहा था कि वीरा अभी भी जिंदा है और यहाँ पर वीरा को मारने का फाइनल अटेम्प्ट उसने किया। वो अपने लैंडलाइन की तार को निकालकर लेकर आया और वीरा के गले में चारों तरफ लपेटकर उसको उसके ऊपर बैठकर इतनी जोर से खींचा कि बेचारे के स्किन यहाँ से कट चुकी थी और वो तार लिटरली कट के गला अंदर तक जा चुकी थी। जैसे ही केस लोकल न्यूज चैनल्स में चला, इस केस ने देखते देखते आग पकड़ ली पूरे रशिया के अंदर। इस केस के बारे में लोग बात कर रहे थे, इसलिए बात नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर वीरा का मर्डर हुआ है, बल्कि इसलिए बात कर रहे थे कि यहाँ पर मौका था वीरा को बचाने का, क्योंकि 4.5 घंटे थोड़े नहीं होते। रशिया जैसे देश के अंदर जहाँ सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ के पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो ऐसा काम करेंगे, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। सभी लोग बस ये मान रहे थे कि आखिर अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ, पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करी। जब पहली कॉल आई थी 3 बजे के आसपास, तभी पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी क्यों नहीं भेजी यहाँ मौके पर ये छानबीन करने के लिए। तब यहाँ पर जो मौके पर उस टाइम पर इंचार्ज था इस पुलिस स्टेशन का, माइकल बेसेलो, जब उससे पूछा गया कि हाँ जी बाबूजी बताओ, जब आपके पास कॉल आई थी तब आप क्या कर रहे थे, तब उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई अपने पूरे उस रूम की, कॉलिंग रूम की, जहाँ पर वो कॉल्स आ रही थी उस टाइम पर। ये पुलिस वाले कोई तो चाय पी रहा है, दूसरी बात ये लोग इस बात से परेशान नहीं है कि कॉल आ रही है और उसके अंदर किसी महिला के ऊपर टॉर्चर होने के बारे में बताया जा रहा है, उसकी जान खतरे में बताया जा रहा है, बल्कि ये पुलिस वाले इस बात से परेशान है कि जो पड़ोसी ये कॉल कर रहे हैं ये किस बिहेव में उनसे बात कर रहे हैं। शायद आप इन रशियन लैंग्वेज को ना समझ पाएं, बट जब मैंने इनकी ट्रांसलेशन करी तो मुझे पता चला कि ये पुलिस वाले ऑन कॉल इन पड़ोसियों से कह रहे हैं कि क्या आपको पुलिस वाले से बात करने की तमीज नहीं है। जबकि मर्डर जब हो चुका था और जब उस लेडी ने फाइनल कॉल 7 बजे किया था इस ऑफिस के अंदर, और जिस ऑफिसर ने कॉल उठाया और उसको बताया कि यहाँ पर वीरा का मर्डर हो चुका है, तो उस ऑफिसर ने कहा कि हाँ जी तो बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें। लिटरली ये जवाब थे इन पुलिस वालों के उन पड़ोसियों को। जब माइकल बेसेलो को इंटरोगेशन रूम में लाया गया कि आपने यहाँ पर मदद क्यों नहीं भेजी, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा कि जनाब मेरे पास सिर्फ एक ही पेट्रोल गाड़ी थी, मतलब कि एक ही पीसीआर थी, और उस पीसीआर में मैंने अपने स्टाफ को भरकर एक दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ था। मेरे पास पहले भी एक कॉल आई थी जिसमें एक अन्य बुजुर्ग आदमी का मर्डर हुआ था और उस क्राइम सीन पर वो पेट्रोल कार गई हुई थी। जबकि जब दूसरे पुलिस वालों ने इसकी जांच करी इस केस की, तो उसमें सामने आया कि यहाँ तो गाड़ी खड़ी थी, और जब माइकल बेसेलो से पूछा गया कि आपके पास तो गाड़ी थी, आप तो कह रहे थे कि दूसरे क्राइम सीन पर गई हुई थी, आपके पास दूसरी भी तो गाड़ी थी। तब माइकल बेसेलो ने कहा कि जनाब दूसरी गाड़ी थी तो सही, बट उसके अंदर पेट्रोल नहीं था, उसके अंदर फ्यूल नहीं था। सोचकर देखिए आप कैसे कैसे बहाने अभी पुलिस वाले बनाने वाले थे अपने आप को बचाने के लिए। ये केस कोर्ट के अंदर गया और जब जज ने इस पूरे केस की तहकीकात करी कि हाँ इस केस के अंदर क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले उस जज ने 3 पुलिस वालों को इस केस के अंदर दोषी ठहराया कि ये लोग मेन कल्पिट हैं, क्योंकि ये लोग एक्शन ले सकते थे अगर इनके पास तेल नहीं था गाड़ी में तो भी, और बहुत सारे प्रिकॉशंस थे जो इनको लेने चाहिए थे, इनको ड्यूटी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं करी, जिसके एवज में इन तीनों के तीनों पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। पर 1.5 साल के बाद ही तीनों को दोबारा से नौकरी पर रख लिया गया। यहाँ पर भी जस्टिस डिलीवर्ड नहीं हुई। और जब व्लेड को कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो उसने अपना पूरा हॉरर बताया कि आखिर उसने वीरा को क्यों मारा। उसने कहा कि जनाब हम लोग दारू पी रहे थे और दारू पीते पीते वो बार बार जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं था उसको भेजने का। मैं चाह रहा था कि आज वो मेरे साथ ही सो जाए रात को ताकि हम कुछ कर सकें, बट वो बार बार जाने की जिद करने लगी। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी, उसने मेरे ऊपर हाथापाई करी, मैंने उसके ऊपर हाथापाई कर दी और इसी बीच उसको कुछ ज़्यादा लग गया और मैं नीचे गिर चुकी थी, जिसके बाद नीचे गिरते उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बस चाह रहा था कि वीरा किसी तरीके से चुप हो जाए। मैंने उसको बहुत बार कहा कि तुम चुप हो जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत, ऐसे चिल्लाओ मत, लेकिन वीरा चुप नहीं हुई। वो लगातार चिल्लाती रही और मुझे गुस्सा आ गया
अब क्योंकि मुझे डर था कि इसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के पड़ोसी उठ जाएंगे और वो मेरी शिकायत पुलिस में कर देंगे, पुलिस वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे, इसीलिए मैंने बस चुप करवाने के लिए ये सब कुछ किया। बहुत ही गलत तरीके से व्लादिमीर ने उसको चुप करवाया। फ्यूनरल होम वालों को जब वीरा की बॉडी सौंपी गई, क्योंकि अब उसका अंतिम संस्कार करना था, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी स्टोरीज में बता रखा है कि विदेशों में लाश को मेकअप किया जाता है उसका, ताकि सभी लोग उसको देखें तो उनको बस ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान अभी भी जिंदा है, बस सोया हुआ है, उसको देखकर किसी को भी अजीब फील ना हो। बट जब फ्यूनरल होम में ये वीरा की डेड बॉडी आई और जब उन लोगों ने वीरा का मेकअप करना शुरू किया तो उन लोगों ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि 3 दिन लग गए। 3 दिन, पूरे 3 दिनों तक वो वीरा का मेकअप करते रहे, लेकिन फिर भी वो इस हालत में वीरा की डेड बॉडी को नहीं लेकर आ पाए कि लोग उसको देख सकें। उसकी माँ ओक्साना ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, मेकअप वगैरह छोड़ो, मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करने दो। फाइनली 28 जुलाई 2022 के दिन इस केस के ऊपर फैसला आया, जिसमें इस फ्लैट को 17 सालों की जेल सुनाई गई, वो भी गैर जमानती। बट यहाँ ट्विस्ट ये था कि अप्रैल 2023 में वीरा की माँ ओक्साना जब अपने फोन में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर कुछ लेसन सीख रही होगी, तभी उसने देखा कि फेसबुक पर वीरा का जो एक्स बॉयफ्रेंड है व्लाड, वो अब आर्मी में जा चुका है। जी हाँ, बीच में एक केस आया था जिसके अंदर व्लाड को तुरंत रिहा कर दिया गया और जाकर इसने तुरंत आर्मी ज्वाइन करी और आर्मी में अपनी नौकरी शुरू कर दी। ये देखते ओक्साना ने दोबारा से मीडिया को बुलाया और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मेरी बेटी आज उसकी लाश कब्र के अंदर सड़ रही है, जबकि उसके कल्प्रिट्स आराम से अपनी नौकरी पर हैं। मेन कल्प्रिट्स 3, सब मेन कल्प्रिट्स या किसको सजा मिली, कितने सजा मिली, ये किसी को नहीं पता। आई नो ये केस बहुत ही ज्यादा आम सा था, इसके अंदर कुछ भी ट्विस्ट वाला नहीं था, बट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये एक आई ओपनर है। हमारे भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी लड़कियां बहुत ही गलत लड़कों के चक्रों में आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं। वो उनके साथ शिफ्ट हो जाती हैं या फिर उनके साथ रिलेशनशिप बनाती हैं और उनको लगता है कि आने वाली जिंदगी में बस यही लड़का उनका सब कुछ है, उसके अलावा उनकी जिंदगी है ही नहीं। बट आने वाले टाइम में ये लड़का जब अपने असल रंग दिखाता है, असल अपना रूप दिखाता है, तब उन लड़कियों को पता चलता है कि नहीं, ये लड़का तो गलत है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं ये बात सिर्फ लड़कियों को नहीं समझा रहा, बल्कि लड़के भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। उनकी पार्टनर उनके साथ मारपिटाई करती हैं या फिर लड़के अपने पार्टनर के साथ मारपिटाई करते हैं। बहुत गंदे हालात आ चुके हैं दुनिया के अंदर। सो सिर्फ आप अपनी जिंदगी में आप किसको पार्टनर बना रहे हैं ये आप सोच लें, क्योंकि ये आपका फैसला जिंदगी भर रहेगा। आपका एक गलत कदम आपको जिंदगी भर दुख देगा, आपको रोना पड़ेगा। यहाँ वीरा ने गलती करी जब उसके माँ बाप उसको बता रहे थे कि उनको लड़का ठीक नहीं लगा। देखो, बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता, उन्होंने हमसे ज्यादा उम्र खा रखी है, उन्होंने हमसे ज्यादा दिवालियां मनाई हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। अगर हम अपने माँ बाप की बात सुन लेंगे तो कुछ गलत नहीं है, वो हमारे भले के लिए कहेंगे। बेशक उस टाइम पर हमें वो चीज़ गलत लग रही हो, हमें हमारे माँ बाप भी गलत लग रहे हों, लेकिन एट द एंड हम जब देखेंगे उसके रिजल्ट्स, तब हमें लगेगा कि हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। गुड बाय।